पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या फिर अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तत्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, सी है विधि निर्माता निकाय में या फिर शासक दल में। देखिए ये रिपीट प्रश्न है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विधि निर्माता निकाय में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? क है देखिए संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, बी है ख राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। अगला है कि कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। और अगला है कि संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें। देखिए यहाँ पे देखिए संशोधन की बहुल, देखिए भारत में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 प्रकार की प्रक्रिया है, तो एक से अधिक जो है उसको बहुल कहा जाता है, तो बहुल प्रक्रिया है, ये सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये भी सही है। कुल संशोधन के राज्य विधानमंडल, ये भी नहीं है, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क और ख इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में कई विशेषताएं पाई जाती है। इसमें संशोधन की बहुल प्रक्रिया, राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, उसी में प्रतिस्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। देखिए यहाँ पे जो विधि का शब्द दिया गया है इसका क्या अभिप्राय है? मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अभिसमय, अधिसमय या फिर सामान्य विधि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मानव स्थापित विधि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और इस कारण कोई भी व्यक्ति या अधिकारी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? सिंधी दिया, सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। देखिए यहाँ पे जो सिंध भाषा है और संस्कृत भाषा है ये कहीं उपयोग में नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए सिंधी और प्राकृतिक जो सांस्कृतिक भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, लेकिन किसी राज्य ने संयुक्त रूप से भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी है। संस्कृत जो है उत्तराखंड की राजभाषा मानी जाती है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है। देखिए धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है, ये दिया धर्म की राजनीति से पृथक्करण, बिल्कुल नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता, बिल्कुल नहीं। राज्य का कोई धर्म न होना। देखिए भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ बताया गया है वो राज्य का कोई धर्म न होना, ये सही उत्तर हो जाएगा। धार्मिक समानता ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी एस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो प्रचलित सभी धर्मों के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा तथा किसी धर्म को न तो संरक्षण प्रदान करेगा और न तो राज धर्म को मान्यता देगा। नेक्स्ट, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? देखिए यहाँ पे अनुसूची पूछ रहा है जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो 5वीं है, 7वीं है, 10वीं है या फिर 12वीं है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में देखिए पहला संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में क्रमशः संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची में कितने हैं? 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? तो इसको अभी बताया गया है
68 में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के जो भाग 20 है में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को है। संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। तीसरे प्रकार के संशोधन में आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9 दिसंबर 1946 का जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया? पारित हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? किस अनुच्छेद का संबंध किससे है? वित्त विधेयक से है। ऑप्शन दिया है 260, 355, 109 और 465। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 109। देखिए अनुच्छेद जो 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह लोकसभा, देखो ये 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है अथवा नहीं। और 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ विशेष उपबंध हैं। इस आधार पर उत्तर का विकल्प 3 ही सही होगा, बाकी 110 कहीं दिया भी नहीं है। तो 109 भी इसी के से संबंधित है, तो 109 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? ये है इसके अंतर्गत किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे राज्य में सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है, ऐसी तरह की चर्चाएं नहीं की गई है। देखिए इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, ये सही है। किसी राज्य में आंतरिक अशांति पर देखिए राज्य में आंतरिक अशांति पर आपातकाल की स्थिति घोषणा है की सकती, उपयुक्त सभी बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे यह राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था? सिक्किम को 35वां संशोधन, 36वां संशोधन, 37वां संशोधन और 38वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 36वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान का जो 35वें जो संशोधन है 1974 के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य का दर्जा दिया गया, वही 1975 के 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारत संघ में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलन, आहूत का मतलब जो गोलमेज बुलाना, आहूत का मतलब होता है बुलाना, गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किस में भाग लिए थे? तो किस में भाग लिए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या किसी में भी नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को से लेकर के 30 सितंबर 1931 तक लंदन में चला, उसमें गांधी जी भाग लिए। इसी सम्मेलन में चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण
निम्नलिखित में से किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने? इसका उत्तर हो जाएगा बी, संविधान सभा ने। देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389, जिसमें 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो थे चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से थे, और 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, किंतु ये अस्थायी सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन है? संविधान सभा के ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कई बार बताया भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? देखिए, सभापति या फिर अध्यक्ष, एक ही मतलब होता है। तो सभापति कौन थे या फिर अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, लाला कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का सभापति कौन थे या फिर अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो उत्तर दिया गया है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। 29 अगस्त 1946, देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गए। प्रारूप समिति का काम संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करना था। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया था? एक ही प्रयास में क्या किया था? मताधिकार अपनाया था। ग्रेट ब्रिटेन है, भारत है, यूएसए या फिर चीन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा खुद का देश भारत। ये क्या हुआ? एक ही बार में सार्वभौम मताधिकार अपनाया था। देखिए, भारत में एक ही प्रयास में संविधान बनने के साथ ही तुरंत सार्वभौम मताधिकार अपनाया गया है। भारत में मताधिकार की आयु कितना है? 18 वर्ष। लेकिन देखिए, जब भारत में संविधान लागू हुआ तब मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 थी। किंतु जो 61वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर, आंतरिक अशांति जो है, देखिए ये शब्द आंतरिक अशांति, इसके स्थान पर क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया। 44वां संशोधन, 43वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 41वां संशोधन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन। जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900, ये कब हुआ था? 1978 को अनुच्छेद 352 में वर्णित आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग कर दिया या फिर उसको स्थापित कर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है? निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। देखिए, जो संविधान में किसी संस्था का जिक्र है किसी अनुच्छेद में, तो उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। तो इसमें जो योजना आयोग है ये संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो 280 है में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन, देखिए ये वित्त आयोग किस में है? 280 में। निर्वाचन आयोग क्या होगा? 324 में निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है। और 263 है, 263 के तहत क्या है? 263 के तहत जो अंतर्राज्य परिषद के गठन का है प्रावधान है, लेकिन योजना आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था, लेकिन 1 जनवरी
2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका क्या किया गया, लोप कर दिया गया, हटा दिया गया। कब? 1 जनवरी 2015 में मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है। अल्पमत समुदाय का मतलब होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय घोषित किया जा सकता है केवल धर्म के आधार पर, केवल देखिए भाषा अथवा धर्म के आधार पे, धर्म अथवा भाषा के आधार पे, भाषा एवं जाति के आधार पे। डी है धर्म तथा प्रजाति के आधार पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म व भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्म तथा भाषा के आधार पर क्या किया, किसी को अल्पसंख्यक या अल्प समुदाय घोषित किया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 29 है, 29 का 1 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासियों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तथा अनुच्छेद 29 एवं 30 में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अंतर्गत धर्म एवं भाषा के आधार पर ही किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है? राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। बी है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। फिर दिया लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का संरक्षण। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य की विधानसभा में उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल यह समझता है कि राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह इस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। इस व्यवस्था को समाप्त भी किया जा रहा है, लोकसभा में हो चुका है 2019 से। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 19वां संशोधन अधिनियम जो कब हुआ था? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। तो इससे क्या है कि केंद्र राज्य संबंधों से है, राजनीतिक दलों की स्थापना से है, या भाषा से है, या फिर लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए संविधान के 79वें संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 10 वर्षों तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। देखिए लोकसभा में तो अब ये लोप हो चुका है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, ये भी उल्लेख है, प्रतिष्ठा एवं समानता, ये भी उल्लेख है, राष्ट्र की अखंडता, ये भी उल्लेख है। तो ऑप्शन ए इसका राजनीतिक समानता उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का उल्लेख तो है, किंतु राजनीतिक समानता जो है, राजनीतिक समानता का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद 326? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 325। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 325 में यह उपबंध है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी जिसमें केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इसमें किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसे किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? देखिए रिपीट प्रश्न 325 हो जाएगा।
और इसका आखिरी प्रश्न है इस सेट का, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद 325 द्वारा, अनुच्छेद 327 द्वारा, अनुच्छेद 326 द्वारा, अनुच्छेद 328 द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 326 के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 326 द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की कम आयु का नहीं है, पहले 21 था, इसको हटाकर 18 किया गया, निर्वाचन में मत देने का अधिकारी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए इस वीडियो का ये आज आखिरी प्रश्न था। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।